हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए, उनके लिए डेली मैं साक्षी गोस्वामी लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की डेली 3 बजे क्लासेस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज जो कॉमर्स है उसके जो टॉपिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। ठीक है, आज की क्लास को मिला के हमारी कुल हो जाएगी 80 क्लासेस। लास्ट 75 क्लासेस में हमने 3 यूनिट्स को डिस्कस किया है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, और अभी हमारी चल रही है 76 नंबर क्लास से यूनिट नंबर 2 अकाउंटेंसी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उन्हें बोलूँगी कि अभी नई यूनिट स्टार्ट हुई है 4-5 क्लासेस से, जिसे आप करंट में लगा सकते हो डेली बेसिस पे, जिससे आपकी ये यूनिट कवर होती रहेगी और बाकी जो पीछे की यूनिट्स हैं उनको आप जल्दी सम अप कर सकते हो डेली 3-4-5 क्लासेस लगा के। ठीक है, जिससे आपकी वो 3 यूनिट्स कवर हो जाएगी और यहाँ पे ये यूनिट कवर होते रहेगी। ठीक है ना, और जो यूनिट्स आपकी क्या है, थोड़ी सी स्ट्रांग है, जिसमें आपका अच्छा है। देखिए, किसी ना सबका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो उसमें आप सेल्फ भी पढ़ना साथ साथ में शुरू कर दीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज लगाएंगे एंड उसके बेसिस पे हम पूरी की पूरी जो प्रैक्टिस है वो करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बेस पर। ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी है जिसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और क्रैक करेंगे किसको, JRF, बिकॉज दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर ड्रीम। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही अगर बात करें तो मैं डेली बोलती हूँ, मैं आज फिर बोलूँगी क्योंकि डेली नए स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी, मैं बोलूँगी अगर नहीं कर रखा है अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन, तो जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, उस पर जाओ और ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि मिलता है आपको वहाँ पे डेली जो क्लासेस होती है पेपर 1 की भी, ठीक है, और कॉमर्स की भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाती है। साथ में जब नोट्स आपको अपलोड किए जाते हैं उसकी लिंक आपको मिलती है वेबसाइट पे, और उसके बाद में जो क्विज होती है डेली उसकी 5 PM आपको क्या मिलती है, वहाँ पे लिंक मिल जाती है, जिससे सीक्वेंस वाइज आपकी प्रिपरेशन होती रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है कि इतने बज गए हैं अब कहाँ पे हम जाके ढूंढने की क्लास होगी, क्योंकि आपको सब कुछ वहीं अवेलेबल हो जाता है। और अगर आपको नोटिफिकेशंस, जॉब अपडेट या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अपडेट चाहिए तो उसके लिए फिलर फॉर्म का इंस्टाग्राम है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको नोटिफिकेशंस या फिर जो मोस्ट डेट होती है उनसे अपडेटेड रहना है तो उसके बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे अगर बात करें तो देखिए पेपर 2 हमारा चल रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, उसी के साथ 18 अप्रैल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 100% डिस्काउंट पे आपके लिए नया बैच शुरू किया गया है। किसका, पेपर 1 का, जिसमें आपको जो एग्ज़ाम है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ठीक है, आपका परफॉर्मा क्या रहेगा, सुबह मॉर्निंग में आपकी जीके की क्लास लगेगी, उसके बाद में उसमें डेली 10 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि करंट अफेयर से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। और जो यूनिट्स है ना, हायर एजुकेशन हो गई, PDE हो गई, ठीक है, इनमें से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। इसके लिए डेली आपके 10 क्वेश्चन लेके आए जाते हैं। उसके बाद में आपकी होती है 11 AM पे कॉन्सेप्ट की क्लास पेपर 1 की, वो भी लगाया कीजिए। 2 बजे होती है MCQ सेशन होता है, जिसमें आपसे प्रैक्टिस MCQs की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसके थ्रू आपकी टर्म्स काफ़ी क्लियर होती जाएगी यूनिट वाइज। किसकी बोलो, जो पेपर 1 है उसकी। और ऐसे ही जो DI मैथ्स रीजनिंग है उसकी क्लास लगती है डेली 9 PM। तो पेपर 1 की ये सारी क्लासेस लगानी है, रिवाइज करनी है। और पेपर 2 की आपको पता ही है, हमारे कॉमर्स की डेली 3 PM होती है, वो लेनी है, नोट्स बनाने हैं, तैयारी करनी है, और आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेगा। और इसके अलावा जो हिस्ट्री है, हिंदी है, संस्कृत है, उनकी भी पेपर 2 की
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो अगर कोई आपके फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं जो इन सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी आप क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे क्या कराई जाती है, प्रिपरेशन करवाई जाती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। फिर उसके बाद आपको पता ही है डेली बोलती हूँ क्विज होती है किस पे, वेबसाइट के ऊपर। अभी क्विज में थोड़ा सा काम चल रहा है, अपडेट हो रही है, ठीक है। डेली 5 PM आपकी रहती है क्विज सेशन पेपर 2 का, जिसमें आपको कॉमर्स की क्विज लगानी है। डेली आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको अटेम्प्ट ज़रूर से किया करो। ओके, चलिए अब आते हैं, जैसे कि अभी आप सबको बताया 80 नंबर क्लास है और हमारी चल रही है यूनिट नंबर 2। कौन सी बोलो, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसमें हम बात कर रहे हैं लास्ट क्लासेस में हमने बात कर ली है अकाउंटिंग के बेसिक की क्या होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इन सब की चर्चा हमने कर ली है। जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो लास्ट 76 से अकाउंटिंग की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने कल की ही क्लास में 2 क्लासेस में एक टॉपिक कवर अप किया था, पूरा एक चैप्टर, बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल का। आई होप सभी को अच्छे से वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। साक्षी गोस्वामी मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर, जो कि है, बता दूं कौन सा, ये है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट, लागत का प्रबंधन। आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के सेमेस्टर में, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग सेमेस्टर्स लगते हैं। तो कॉस्टिंग की पूरी आपकी बुक होती है बीकॉम में, राइट, जब आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हो, ग्रेजुएशन, है ना। तो कॉस्टिंग, उसी को हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, कॉस्टिंग को मैनेज करने की, कॉस्ट को मैनेज करने की अलग अलग टेक्निक्स है। उन अलग अलग टेक्निक्स को क्या करेंगे, हम डिटेल में समझेंगे। तो टेक्निक के नाम पे सबसे पहली है JIT, जस्ट इन टाइम, ठीक है। फिर है आपकी काइजन कॉस्टिंग टेक्निक, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी एक टेक्निक है कॉस्ट को मैनेज करने की। आफ्टर दैट लाइफ साइकिल कॉस्ट, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। और टारगेट कॉस्टिंग, कुल मिला के कितनी हो गई, बोलो, 5 तरीके की आपकी टेक्निक्स हो गई। कौन कौन सी, JIT, काइजन कॉस्टिंग, ABC कॉस्टिंग और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग। इनको एक एक को हमें डिटेल में समझना है कि इन टेक्निक्स के माध्यम से किस तरीके को एक फर्म द्वारा, बिजनेस द्वारा अपनी कॉस्ट को मैनेज किया जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इन 5 को हमें डिटेल में समझना है, जिसमें हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, बोलो मैम, वी विल टॉक अबाउट JIT, जस्ट इन टाइम टेक्निक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जस्ट इन टाइम टेक्निक को। सभी ज्वाइन कर लेंगे क्लास को, क्योंकि जो मेन आज का लेक्चर है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सभी ज्वाइन कर लीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए, लाइक बटन को प्रेस करके, और उसके साथ ही शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए ये जो टेक्निक है ना, ये जापान से क्या की गई है, अडॉप्ट की गई है, ठीक है। JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, ठीक है। कहने का मतलब कि जस्ट इन टाइम परचेजिंग, समझेंगे किस तरीके से, ठीक है। ये जापानीज है, उसकी जो मैनेजमेंट फिलोसॉफी है उसी को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, यानी कि हमें इस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्शन करना है, ठीक है। इस तरीके से क्वालिटी प्रोडक्शन करना है कि जीरो हमारी क्या आए, जीरो डेफिसिट हो, कम से कम कॉस्ट आए, ठीक है। और जो हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी कम से कम आए, ठीक है। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन और जस्ट इन टाइम परचेजिंग अच्छे से समझेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, किस तरीके से जस्ट इन टाइम के माध्यम से क्या किया जाएगा, इन्वेंट्री कॉस्ट को मैनेज किया जाएगा। ओके, तो देखिए जस्ट इन टाइम ऑल्सो नोन एज JIT इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड, इसे जाना जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड के नाम से भी, जिसमें लेबर, मटेरियल
एंड गुड्स, जो भी लेबर लगते हैं, जो भी मटेरियल होता है, जो भी गुड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या किया जाता है, रीफिल्ड और शेड्यूल्ड, उनको रीफिल्ड किया जाता है या फिर शेड्यूल्ड किया जाता है टू अराइव एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड में व्हेन नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसी टाइम पीरियड में किया जाएगा जब क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, उस समय जब लेबर की, मटेरियल की, गुड्स की ज़रूरत होगी, उसी टाइम पे उनको क्या किया जाएगा, शेड्यूल्ड किया जाएगा या फिर रीफिल्ड किया जाएगा। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि किस तरीके से ये टेक्निक बन के आई। हालांकि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में कॉस्ट मैनेजमेंट का ये एक पार्ट है कि किस तरीके से JIT के माध्यम से कॉस्ट को मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जापान में, आपको पता है जापान में जब क्या हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था, ठीक है। तब उस टाइम पे क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, ठीक है, जब वॉर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस वजह से क्या हुआ, सारा का सारा जो वहाँ का क्या है एरिया है वो बिल्कुल ही क्या हो गया, वहाँ का मतलब कुछ प्रोडक्शन करने योग्य रहा ही नहीं, ठीक है। तो उस वजह से जापान में क्या हुआ, जगह की कमी आ गई। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार में डिजास्टर हो गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या किया गया, अब जापान ने सोचा, अब मान लीजिए एक बात बताइए कि जगह की कमी हो गई, जहाँ पे पहले गोदाम होते थे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है, अब उन्हीं जगह पे क्या हो गया, डिजास्टर हो गई, तो जगह की कमी हुई या नहीं हुई। अब जापान में जो इंडस्ट्रीज हैं वो फिर से डेवलप हुई जो उस जगह पे थी। अब उन्होंने क्या सोचा कि हमारे पास क्या है, जगह की कमी है, तो हम ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज़ करें जिससे हमारी जगह बच जाए और हमें क्या ना करना पड़े, ज़्यादा हमें स्टॉक ना करना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने ये टेक्निक बनाई कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पहले से रॉ मटेरियल को, गुड्स को, ठीक है, हम उनको स्टॉक करने की बजाय जब हमें एट द टाइम क्या हो, नीड हो उनकी, उसी टाइम पे हम उन्हें क्या कर ले, हम उन्हें परचेज कर ले, हम उन्हें रीफिल्ड कर ले या फिर हम उन्हें शेड्यूल कर ले। जैसे लेबर, ऐसे हम लेबर को नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, हम लेबर्स को बोलेंगे आ जाओ भाई काम पे लग जाओ, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही हमारे पास क्या आया, ऑर्डर आया, हमने सप्लायर को बोला, सप्लायर सर जी हमें चाहिए रॉ मटेरियल, हमें दे दो। हाथों हाथ हम ले रहे हैं, पहले से कुछ भी कलेक्ट करके हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है, या फिर स्टॉक करके नहीं रख रहे हैं। तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे जस्ट इन टाइम, यानी एकदम टाइम के ऊपर जब हम वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में। इसी तरीके से हम जो फिनिश्ड गुड है वो पहले से बना के स्टॉक में नहीं रखेंगे कि भाई ऑर्डर आएगा तो हम हाथों हाथ दे देंगे, नहीं। जैसे ऑर्डर आएगा हम हाथों हाथ बनाएंगे फिर उनको देंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जस्ट इन टाइम, यानी इसमें जगह कमी थी, इस वजह से हम जो जापान के लोग हैं वो स्टॉक नहीं रख पा रहे थे, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हाथों हाथ मैन्युफैक्चरिंग करके हाथों हाथ जो उन्होंने बनाया वो हाथों हाथ सेल हो गया, कुछ भी स्टॉक करने की नीड यहाँ पे नहीं पड़ी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे JIT टेक्निक, जस्ट इन टाइम टेक्निक। इससे आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखिए। वही बोला है जस्ट इन टाइम, जिसे JIT के रूप में भी जाना जाता है। एक इन्वेंट्री प्रबंधन की ये क्या है, विधि है, जिसके तहत श्रम, सामग्री और सामान जो कि यूज़ किए जाते हैं किसमें, मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले, उनको क्या किया जाता है, फिर से भर दिया जाता है, या निर्माण प्रक्रिया में जब ज़रूरत पड़ती है ना उसी टाइम हाथों हाथ क्या किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है, उन्हें परचेज किया जाता है, ठीक है। ये बोलती है JIT टेक्निक। क्लियर है सभी को? चलिए आगे थोड़ा सा जानते हैं और डिटेल में JIT के बारे में, जो कि अभी मैंने बताया JIT का बैकग्राउंड क्या और हिस्ट्री, यानी कौन ये टेक्निक लेके आया उसके बारे में, ठीक है। तो JIT इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। ये एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है। जिस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उस टाइम पे किस तरीके से प्रबंध किया जाए उसकी एक प्रक्रिया है। इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड एंड अप्लाइड इन द टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन ऑर्डर टू मीट कंज्यूमर डिमांड्स विद मिनिमम डिलेज। तो पहली बार इस टेक्निक को किसने अपनाया बताओ? टोयोटा नाम सुना है ना सबने, जो क्या करती है, कार का मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके प्लांट ने पहली बार इस जो टेक्निक है उसको अपनाया था, ठीक है।
देखिए जो ताइची ओहनो है, नाम याद रखिएगा, ताइची ओहनो ऑफ जापान, जो कि जापान के हैं, उन्होंने क्या किया, इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ जस्ट इन टाइम। जो ताइची ओहनो है वो लेके आए थे जस्ट इन टाइम टेक्निक को। क्लियर है सभी को? तो टोयोटा मेट द इंक्रीजिंग चैलेंजेस फॉर सर्वाइवल थ्रू अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट वाज एंटायरली फोकस्ड ऑन पीपल, सिस्टम्स एंड प्लांट्स। तो जो टोयोटा है ना, उसने क्या किया, उसने प्रबंधन दृष्टिकोण से यानी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से बढ़ती हुई, क्योंकि जापान में क्या है कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर हो गया, ठीक है, जिससे क्या हो गए, बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं वो देखते हुए महसूस किया, ये फील किया कि जो आपकी जस्ट इन टाइम जो टेक्निक है ना, वो केवल उसी तभी वो सक्सीड हो पाएगा। कब? जब टोयोटा है उसके अंदर जो प्रत्येक काम करने वाले लोग हैं वो क्या हो, इसमें अच्छी तरीके से शामिल हो। अब देखिए, अगर जो संयंत्र और प्रक्रियाओं को अधिकतम दक्षता और उत्पादन के लिए उचित रूप से व्यवस्थित किया गया हो, ठीक है, इसको समझेंगे कि क्या बोल रहा है ये, ठीक है। यदि उत्पादित वस्तुओं और उत्पादन कार्यक्रमों की गुणवत्ता निर्धारित की गई हो, मांगों को सटीक रूप से पूरा करे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो जीआईटी दृष्टिकोण है ना, उसमें ये कैपेसिटी है कि जब ऑर्गेनाइजेशन को पर्याप्त रूप से लागू किया हो तो कचरे का मतलब यहाँ पे है कि कॉस्ट को कम करने के लिए, यानी ज़्यादा आपको स्टॉक ना इकट्ठा करना पड़े, ठीक है, और आपका जो उत्पादन है उसकी क्षमता को, कैपेसिटी को, उसकी गुणवत्ता को सुधार करके बाजार में, मार्केट में क्या जो कंपटीशन है उससे भी लड़ा जा सके। जो जगह की कमी है, इस वजह से जो कॉस्ट है वो ज़्यादा उठानी पड़ सकती है, उसको भी मैनेज किया जा सके। ये क्या बोल रहा है, ये इससे अच्छे से जीआईटी टेक्निक से अच्छे से डिटेल में समझते हैं, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में। ओके, देखिए हम जब क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो इन्वेंट्री को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि नहीं, कि किस तरीके से सबका जो क्या है मिनिमम स्टॉक मेंटेन किया जाए, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। तो 3 तरीके की प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपका होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसे बोलते हैं। फिर रॉ मटेरियल से जो वर्क जो है वो प्रोसेस में चलता है, वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस से जब माल तैयार हो जाता है वो होता है फिनिश्ड गुड। 3 तरीके के। तो रॉ मटेरियल को कैसे मेंटेन करेंगे और फिनिश्ड गुड को कैसे मेंटेन करेंगे वो देखते हैं। देखिए, अगर जो आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है, उसमें आपके जो सप्लायर है जहाँ से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो, लेके आते हो, उनके साथ अगर आपके बेटर रिलेशन है तो उनको मेंटेन करके, मतलब बेटर रिलेशन को मेंटेन करके आप रॉ मटेरियल के स्टॉक को भी मैनेज कर सकते हो। मैम हाउ, ये किस तरीके से? देखिए, अगर क्या है, ये प्रोसेस क्या है, जस्ट इन टाइम, यानी आपके पास पहले से स्टॉक में कुछ भी अवेलेबल है ही नहीं। अब आपको क्या करना होगा, जिससे आप मटेरियल परचेज कर रहे हो, सप्लायर जो है आपका, उससे आपको बेटर रिलेशन क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। अब मान लो आपके पास हाथों हाथ कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, अब आप जाते हो सप्लायर के पास। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप जैसे ही जाके बोलोगे कि सप्लायर सर हमारा ऑर्डर आया है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो बोलेगा हाँ जी क्यों नहीं, लेके जाइए, ज़रूर आप अपना ऑर्डर फुलफिल कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिलेशन बेटर है, आपने मेंटेन कर रखे हैं। और वही अगर ज़्यादा कोई जान पहचान नहीं है, सप्लायर अलग है, आप अलग हो, मतलब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सप्लायर बोलेगा अभी हमारे पास लेबर नहीं है, कल आना, कुछ भी बोल सकता है XYZ। क्यों? क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका ऑर्डर फुलफिल हो या ना हो, ठीक है। इसीलिए रॉ मटेरियल को हम मेंटेन कर पाएंगे हाथों हाथ कब, जब आपका जो सप्लायर है उससे आपके रिलेशन क्या होंगे, अच्छे रहेंगे। आ गई बात समझ में? ये हम रॉ मटेरियल को मैनेज करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, कि फिनिश्ड गुड को। WIP देखेंगे, उससे पहले देखते हैं कि फिनिश्ड गुड को कैसे हम क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। जो स्टॉक, जो माल तैयार हो चुका है उसको हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे कि हमारी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए हम ये एक्सपेक्टेशन या फिर एक्सपेक्टेड हम कुछ बनाएंगे ही नहीं, पहले से फिनिश्ड गुड तैयार ही नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले जब हमारे पास ऑर्डर
आ जाएगा कि भाई इतना इतना हमें होलसेलर की डिमांड आ रही है, कि एंड यूज़र्स की डिमांड आ रही है, भैया आप हमें 100 पेन बना के दे दो। अब आपके पास वो ऑर्डर आ चुका है, ठीक है, 100 पेन आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने सेल बुक कर ली कि भाई मैं बनाऊंगा और तुम्हें वो लेने ही पड़ेंगे क्योंकि वो बुक हो चुका है अब, ठीक है। उसने बोला हाँ मुझे नीड है, मुझे चाहिए है, डिमांड बढ़ रही है 100 पेन की, ठीक है। अब आपने ऑर्डर ले लिया, फिर आप हाथों हाथ क्या करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना शुरू कर दोगे और हाथों हाथ आपको स्टॉक को रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने बनाया और हाथों हाथ जो ऑर्डर आया वहाँ पे आपने दे दिया, ठीक है। इससे आपका जो फिनिश्ड गुड है उसको आपको स्टॉक रख करने की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास जगह कम हो सकती है और इससे आपको गोदाम लेने की, ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं होगी। और आपकी जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, क्योंकि वहाँ पे गोदाम लोगे, फिर वहाँ पे रख रखाव के लिए कोई चाहिए होगा, मेंटेनेंस के लिए, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, कट हो जाएगी, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से रॉ मटेरियल को हम मेंटेन करेंगे, किस तरीके से हम फिनिश्ड गुड को, तैयार माल को हम मेंटेन करेंगे, प्रैक्टिकली समझा दिया मैंने। अब बात करते हैं कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी जो माल तैयार हो रहा है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए एक सिस्टम लाया गया जिसे हम बोलेंगे कैन-बैन सिस्टम, ठीक है। देखिए, जब रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, यानी कार्य चल रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बन रहा है, उसके बीच में बहुत सारी मशीनों का यूज़ किया जाता है, लेबर्स का, इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो इस सिस्टम के पहले क्या होता था कि पहले ये सिस्टम था कि जो मशीन 1 है वो सामान बनाएगी पहले, उसके बाद मशीन 2 को क्या करेगी, सौंपेगी, फिर मशीन 2 से फिर आगे की प्रोसेस की जाएगी, ये चलता था, ठीक है। लेकिन अब ये जो कैन-बैन सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो मशीन 1 है ना, वो प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग करेगी, मशीन 2 के अकॉर्डिंग, यानी हाथों हाथ मशीन 1 वही कार्य करेगी जो मशीन 2 को चाहिए होगा। मतलब मशीन 2 के पास खाली है ऑर्डर, उसको फुलफिल करना है, ठीक है। मान लीजिए पेन बना रहे हो तो प्लास्टिक का कुछ, मान लीजिए जो भी व्हाटएवर, ठीक है, मशीन 1 ने प्लास्टिक की शेप बना दी, ठीक है। अब दूसरा रिफिल बनेगी, ठीक है, वो मशीन 2 में बनेगी, ठीक है। तो अब वो प्रोसेस है ना, वो कंटिन्यू के साथ चलती रहेगी। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले प्लास्टिक बना के आपने स्टॉक करके रखने की ज़रूरत है। आप हाथों हाथ मशीन 1 वाला काम करोगे, किसके अकॉर्डिंग, जब मशीन 2 को हाथों हाथ अपना काम करना है उसके अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, आपको जो स्टॉक है वो करने की नीड नहीं पड़ेगी, किसको, जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसके अंदर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है GIT का आपको सिस्टम, रॉ मटेरियल को, फिनिश्ड गुड को, WIP को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा जिससे जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो कम से कम आपकी आएगी, ठीक है। ये किसने की थी, ये ताइची ओहनो ने ये सिस्टम लेके आया था, और टोयोटा जो प्लांट है उसने सबसे पहले इस सिस्टम को अपनाया था। आगे बात समझ में सभी को, ये जस्ट इन टाइम के बारे में मेन थिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट, यानी अब यूएसए ने ये जब कॉन्सेप्ट अपनाया तो उसने कहा कि जो इन्वेंट्री है ना वो क्या है, एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, यानी इससे हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। जब हम स्टॉक को मेंटेन करके रखेंगे तो उससे हमारी कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ये एक नॉन वैल्यू NVA नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, ठीक है। इट एड्स नथिंग टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी इससे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं बढ़ती है अगर आप स्टॉक करके रखोगे तो भी। इसलिए आपको कम से कम क्या करना चाहिए, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री अपने पास कम से कम रखनी चाहिए। जिस तरीके से ऑर्डर आए उस तरीके से आप स्टॉक लेके आओ, हाथों हाथ बनाओ, हाथों हाथ दो। ये प्रोसेस USA ने अपना लिया था, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट जस्ट इन टाइम प्रोसेस। आई होप सभी को समझ में आ गई है ये टेक्निक कि किस तरीके से इन्वेंट्री कॉस्ट को हम मैनेज कर पाएंगे जस्ट इन टाइम टेक्निक के बेस्ड पे। क्लियर है सभी को? एक बार मुझे बता देंगे, ओके। चलिए, हमारी हो चुकी है JIT टेक्निक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टेक्निक की बात करेंगे जो कि है आपकी काइजन कॉस्टिंग टेक्निक। क्या बोला मैंने? काइजन कॉस्टिंग टेक्निक, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, ओके।
देखिए, काइजन कोस्टिंग मेथड, इसमें क्या होता है, ये जो काइजन वर्ड है ना, ये एक जापानीज वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है चेंज फॉर गुड, यानी अच्छे के लिए कुछ बदलाव करना, ठीक है। काइजन का मतलब क्या हो गया कि अच्छे के लिए कुछ बदलाव करना, ठीक है। तो देखिए, जो टोयोटा कंपनी है ना, वापस से ये जो काइजन कोस्टिंग टेक्निक है, इसका यूज़ भी किसने किया, टोयोटा कंपनी ने इसे खोजा, इस मतलब अपने प्लांट में सबसे पहले इस टेक्निक का, इस मेथड का यूज़ किया। उसने क्या किया, छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट किया अपने बिजनेस में, अपने प्लांट के अंदर धीरे धीरे करके छोटा छोटा सुधार करना शुरू किया, एक मतलब इफ़ेक्टिव चीज़ें लानी शुरू की, ठीक है। काइजन में कभी भी बड़े चेंज नहीं किए जाते हैं, बड़े बड़े चेंज जो होते हैं उसको तो बोलते हैं वैल्यू को एनालाइज करना, ठीक है। लेकिन काइजन टेक्निक में क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे चेंज किए जाते हैं, ठीक है। और ये मेथड, ये टेक्निक क्या प्रिंसिपल्स लेके चलती है, पहला, इन्वॉल्व एवरी एम्प्लॉय एंड ऑल एरियाज, इसमें जो भी बिजनेस है, प्लांट है, उसके हर एक क्षेत्र को, हर एक एम्प्लॉय को इसमें शामिल किया जाएगा, किसके लिए, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या की जाएगी, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की जाएगी, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट की बात की जाएगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, पूरे के पूरे प्लांट के द्वारा, ठीक है, डायरेक्टर से लेके पूरी जो प्रोसेस रहेगी ना, उसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग रहेगी, आपस में मिलजुल के जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे, ओके। फिर नेक्स्ट, अनलिमिटेड स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट हमेशा किया जा सकता है, मीन्स क्या है इसका, हमारे काम करने का जो तरीका है वो कभी कभी बेस्ट नहीं होता है, तो उससे हमेशा इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मान लीजिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जेआरएफ के लिए, अब सबका अलग अलग क्या है, मीडियम है, ठीक है, अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं सब, ठीक है। किसी की मेमोरी शार्प है, किसी का जो प्रैक्टिकल है वो शार्प है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है हमारा गोल क्या है, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है, रिसर्च के लिए जाना है। आगे हमें पता है जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो क्या की जाएगी, इंग्लिश में कम्युनिकेशन हमें करना होगा। तो हम साथ में जेआरएफ की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, अगर साथ में डेली हम क्या करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको भी साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे, तो वो जो चेंज होगा ना हमारे अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी मेथड को हम बोलेंगे क्या, काइजन मेथड। आई बात समझ में, कि धीरे धीरे किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों में जब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की जाती है, ऐसे ही बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस के किसी एरिया में, टेक्निक में, एम्प्लॉय में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया जाता है, तो उसे हम बोलेंगे काइजन कोस्टिंग मेथड। आ गई बात समझ में। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए जो लेबर हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंसी के साथ हर एक दिन हर एक यूनिट फिक्स रहती है कि इतना 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 मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे उनमें धीरे धीरे सुधार किया जाएगा, तो एक लेवल पे आके उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी योग्यता है मैन्युफैक्चरिंग की, काम करने की, वो बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ पाएगी। जहाँ वो एक दिन में मान लीजिए 50 यूनिट बना पा रहे थे, अब वो एक दिन में 70 यूनिट बना पाएगी, क्योंकि जो उनकी एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है, और जिससे क्या होगी, कॉस्ट है उसको भी मैनेज किया जाएगा, कॉस्ट भी मिनिमम होने पाएगी। यही बोलती है काइजन कोस्टिंग मेथड। आया बात समझ में। चलिए देखिए, अभी प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। इस मेथड के अंदर क्या किया जाएगा, लगातार कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे कि हमें इस एरिया में इस तरीके से इतना इम्प्रूवमेंट करना है, वो स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा, और उसमें लगातार फिर क्या किया जाएगा, धीरे धीरे उसका जो लेवल है उसको चेंज करते रहेंगे और बढ़ाते जाएंगे। आई बात समझ में। और फिर नेक्स्ट है एलिमिनेट वेस्टेज भी इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, यानी जो वेस्टेज होगा उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा, और जो प्रोडक्टिविटी है
उसको क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। आ गई बात समझ में सभी को? मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया, थ्योरेटिकली कैसे अप्लाई होगा उस चीज़ को भी मैंने समझा दिया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि काइजन कोस्टिंग कहाँ से आया। काइजन कोस्टिंग कहाँ से आया, ठीक है, ये आया, इसको बोलेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग से, ठीक है, जो कि आया टारगेट कोस्टिंग से। टारगेट कोस्टिंग हम आगे पढ़ेंगे, जो भी एक टेक्निक है। तो एक तरीके से ये पार्ट है किसका, काइजन कोस्ट, जो टारगेट कोस्टिंग है उसका पार्ट है क्या, काइजन कोस्टिंग। क्लियर है सभी को? तो ये बोलता है कि जो वेस्टेज चीज़ें हैं, यानी जो नॉन प्रोडक्टिविटी है, जिनसे कोई हमें वैल्यू नहीं मिल रही है, जो नॉन वैल्यू एडेड है, उनको क्या करेंगे, हम उनको इग्नोर कर देंगे, ऐसी चीज़ों को जो वैल्यू को बढ़ा नहीं रही हैं बल्कि खर्चे को बढ़ा रही है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक मेन बात कि जो टोयोटा है उसने जनरल मोटर्स, एक कंपनी है दूसरी, जिसको हरा दिया था, ठीक है, किसका यूज़ करके काइजन कोस्टिंग टेक्निक का यूज़ करके उसको भी पीछे छोड़ दिया था और उससे ज़्यादा अपना लेवल जो है वो हाई कर लिया था, ठीक है, किसके बेस पे, काइजन कोस्टिंग के बेस पे, ठीक है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकली काइजन कोस्टिंग की बारे में, ठीक है। तो काइजन जो है वो क्या है, एक जापानीज मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जो लेके कौन आया, देखिए जो जीआईटी है वो लेके आया ताइची ओहनो, जापान का ही था, और इसको लेके आया मासाकी इमाई, ध्यान में रखना, मासाकी इमाई जो भी जापानीज ही था, ठीक है। तो अब देखिए काइजन ये दो वर्ड से मिलके बना है। काय का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है फॉर बेटर, यानी बेटर, कुछ अच्छे के लिए क्या करना, चेंज करना, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या बनेगा इसका, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, लगातार सुधार, ठीक है। दैट मीन्स स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स टू द ऑनगोइंग एफर्ट्स। अनलाइक द वेस्टर्न कंसेप्शन, जो वेस्टर्न है मतलब फॉरेन कंट्रीज हैं, उनका कंसेप्शन की इम्प्लाइंग टोटल चेंज एट लार्ज इंटरवल्स ऑफ टाइम यूजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड अ हाई कॉस्ट लेवल, यानी वो क्या अपनाते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा चेंज जिसमें क्या लगता है, बड़ा अमाउंट लगता है रिसोर्सेज का और कॉस्ट हाई लगती है, ठीक है। उसकी बजाय काइजन कोस्टिंग ने ये सीख किया, ये सर्च किया कि डेली बेसिस पे ग्रेजुअली, स्लो, धीरे धीरे बट कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट अगर करते जाएंगे, विच टेक प्लेस एट मिनिमल कॉस्ट, तो जो प्लेस ले सकता है किस पे, कॉस्ट को कम करने में, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं, अब कोई बच्चा ऐसा होता है जो कंटिन्यूसली जिस दिन उसका एकेडमिक सेशन शुरू होता है तब से लेके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू वो डेली 1 या 2 आवर अपनी स्टडी को देता है और वो अच्छे मार्क्स लेके आता है। तो वो क्या कर रहा है, धीरे 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 डेली बेसिस पे अपने जो नॉलेज है उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है। और वही एक स्टूडेंट है जो क्या करता है, डेली उतना ज़्यादा उसकी अनसर्टेनिटी है, वो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम आने वाले होते हैं उससे 1 या 2 मंथ पहले वो अपना पूरा टाइम किसको दे देता है, एग्ज़ाम को, मतलब स्टडीज़ को दे देता है, ठीक है। तो एक तो वो हो गया, लेकिन धीरे धीरे बेसिस पे जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसी को हम बोलेंगे काइजन कोस्टिंग मेथड। आई बात समझ में? चलिए अभी देखिए कि जो काइजन है वो मासाकी इमाई द्वारा शुरू की गई एक जापानी प्रबंधन अवधारणा है, जो जापानी प्रतिस्पर्धा सफलता की कुंजी साबित हुई, यानी इस टेक्निक के माध्यम से सक्सेस मिली किसको, टोयोटा को, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का क्या महत्व है, KAI जिसका मतलब है बदलाव और जेन का मतलब है बेहतर के लिए, और इसका अनुवाद क्या हो गया, निरंतर सुधार, जिसका अर्थ है कि जो एफर्ट्स हो रहे हैं उनमें छोटे छोटे सुधार, ठीक है। पश्चिमी अवधारणा के विपरीत, मतलब जो अलग टेक्निक अपनाते हैं उसके ऑपोजिट, समय के बड़े अंतराल पर बड़ी मात्रा में संसाधनों और उच्च लागत स्तर का उपयोग करते हुए कुल परिवर्तन का अर्थ है कि जो काइजन कोस्टिंग है उसमें डेली बेसिस पे क्रमिक रूप से धीमे लेकिन निरंतर सुधार होना चाहिए, जो न्यूनतम लागत पर हो जाता है। उसमें हमें बड़ी बड़ी कॉस्ट नहीं उठानी पड़ेगी, बड़ी मात्रा में संसाधनों का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और जो हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम होते रहेगी।
आई बात समझ में कि क्या महत्व है काइजन कोस्टिंग टेक्निक का, किस तरीके से हम इसके माध्यम से जो कोस्ट है एक बिजनेस की, एक फर्म की, उसको मैनेज करने पाने में सक्षम होते हैं। क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास में हमने कोस्ट मैनेजमेंट की 2 टेक्निक्स के बारे में बात कर ली है। कौन कौन सी? एक हमने देख ली है जस्ट इन टाइम मेथड, जो किसने दिया है? ताइची ओहनो ने। और दूसरा कौन सा बोलो? काइजन कोस्टिंग मेथड, जो दिया है किसने? मासाकी इमाई ने। ठीक है, आई होप दोनों की दोनों टेक्निक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मुझे लगता है कि आपके लिए ये नई टर्म हो सकती है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना और अपनी इजी लैंग्वेज में आप क्या कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आप अच्छे से करने पाओ। ओके, क्लियर है सभी को? तो अब आज की क्लास में हमने 2 टेक्निक डिस्कस कर ली है। अब कल की क्लास में हम और 2 टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी बोलो? एक देखेंगे ABC एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा लाइफ साइकिल कोस्ट टेक्निक, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर योर फीडबैक। आप बताओ आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसी लग रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो ज़रूर अच्छे कमेंट करना। और कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर से दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जिन्होंने भी अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अपनी अपीयरेंस दे देंगे लाइक बटन को प्रेस करके। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी JRF की तैयारी कर रहे हैं और कॉमर्स की स्टडीज़ करना चाहते हैं, वो इन क्लासेस के साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। तो उन्हें भी आप ज़रूर शेयर कर दिया करो। साथ में आप क्या किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि उससे भी आपको डेली बेसिस पे जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि डेली हमारी क्लास चलती है, ठीक है, जिसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगाना है और अपने गोल को अचीव कर लेना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके क्या है, थोड़ी सी स्ट्रांग है, आपको लगता है इनमें आप थोड़े स्ट्रांग हो, तो आप उनकी खुद से तैयारी करना शुरू कर दो। और जो मैंने अभी तक 3 यूनिट्स करवा दी है उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस MCQs करो। ठीक है, किसी भी बुक से या वेबसाइट से या एप्लीकेशन से, जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिले वहाँ से आप लगाओ क्वेश्चंस को। उसके बाद मेरी तैयारी आपके साथ चल ही रही है, जो मैं तैयारी करवा रही हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट के बाद हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस MCQ सेशन भी रखेंगे। ठीक है ना? तो उससे और ज़्यादा स्ट्रांगली क्या होने पाएगी, प्रिपरेशन होने पाएगी। उसके अलावा आपको जो PhD एंट्रेंस के नोटिफिकेशंस हो गए, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती है, उन सब अपडेट के लिए आप जो इंस्टाग्राम चैनल है फिलर फॉर्म का, उसको भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या कर लेना है, जो वेबसाइट है उसके ऊपर डेली क्या होती है, डेली बेसिस पे क्विज होती है, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। 5 क्वेश्चंस डेली आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं एज अ क्विज, जिनको आप रिसॉल्व करके क्या कर सकते हो, 5 टर्म्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सारी क्या है, वेबसाइट है, सोशल साइट्स है, जिनके थ्रू आप फिलर फॉर्म पे अप्रोच कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि ये आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको प्रोवाइड कराती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कितना कुछ। आपको यहाँ पे PDF एज ए नोट्स आपको PDF अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लास होती है सीक्वेंस वाइज आपको नोट्स पे मिल जाते हैं। किसके ऊपर, ये जो वेबसाइट है www.ugcnet.com, इसके ऊपर। तो जाके आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर जाके आप नोट्स को कलेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को क्या रख सकते हो, कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हो। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा फिलर फॉर्म का एप्लीकेशन भी है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको 5000 प्लस, अब तो 10,000 प्लस MCQs आपको वहाँ पे मिलेंगे। और जो शॉर्ट, जैसे देखिए मैं आपके लिए कभी लेके आती हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स आपको वहाँ पे क्लियर करने को मिलेंगे। देखिए एग्जाम जब नियर बाई होगा ना, तो आप हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को ना डिटेल में लेके नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए फिलर फॉर्म द्वारा प्लानिंग की जा रही है
कि आपके लिए छोटे छोटे जो शॉर्ट्स होते हैं उनके माध्यम से छोटे छोटे पॉइंट्स में आपका जो टॉपिक्स है उनको क्या किया जाएगा, रिवाइज, एज अ रिवाइज सेशन आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर। उससे भी आपकी प्रिपरेशन को क्या मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांगनेस मिलेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज कीजिए, रिवीजन कीजिए और साथ में सेल्फ स्टडी कीजिए। और मैं कहती हूँ पेपर 2 के साथ पेपर फर्स्ट को भी क्या दीजिए, उतना ही। अगर आप 60% अपना पेपर 2 को दे रहे हो तो ज़रूर 40% जो है वो आपको अपने पेपर फर्स्ट को भी देना ही देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका वेटेज है ना, जब आपका कट ऑफ में नंबर आएगा आपका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस लगती है, उनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते रहना है। पेपर 2 की यहाँ मैं आपको प्रिपरेशन करवा ही रही हूँ, उस बेसिस पे आप प्रिपरेशन करते रहिए और जस्ट फोकस रह के अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिए, क्योंकि वी हैव टू अचीव, वी वांट JRF, ठीक है। हमारा ड्रीम है, हमारा गोल यही है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से स्टडीज करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग।